एक ऐसी स्वदेशी कंपनी जिसने 80 और 90 के दशक में भारत को पहली बार कलर टीवी दिखाया, जिसने देश के फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसी लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत के हर आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया, जिसने सस्ती कीमत में हर भारतीय के हाथों में मोबाइल फोन थमाया और जिसने डिश टीवी से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक हर सेक्टर में तहलका मचाया। लेकिन 30 सालों तक इंडियन मार्केट पर राज करने के बाद अचानक से इस कंपनी का दिवालिया निकल गया और सामने आया भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम, जिसमें बैंकों के 90,000 करोड़ रुपए डूब गए। हम बात कर रहे हैं वीडियोकॉन की। अगर आपने अपना बचपन 80 या 90 के दशक में बिताया है तो वीडियोकॉन के साथ आपकी भी कई यादें जुड़ी होंगी। उस 1980 से 2010 तक लगभग हर भारतीय के घर में वीडियोकॉन का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर होता था। वो सपना जो अपना सदियों से था, रंगों पे आया है होकर सवार। रंग लाई है मेहनत हमारी तुम्हारी, खुशियों से रंगा है सारा संसार। कलर टीवी पर अब सबका अधिकार। वीडियोकॉन बजट लाइन 95 कलेक्शन सदियों से था। वीडियोकॉन। हर भारतीय वीडियोकॉन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन आगे चलकर इस आइकॉनिक ब्रांड के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज ये मार्केट से गायब ही हो चुका है। लेकिन क्यों डूबा वीडियोकॉन? आज जानेंगे वीडियोकॉन की शुरुआत अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से, जब औरंगाबाद जिले के छोटे से कस्बे गंगापुर में रहने वाले नंदलाल माधवलाल धूत खेती बाड़ी करते थे और एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गंगापुर साखर कारखाना नाम से अपनी शुगर मिल शुरू की। उस दौर में गन्ने की प्रोसेसिंग नया और बेहद मुनाफे वाला कारोबार था, जिसमें धूत परिवार ने अपना एक अच्छा खासा साम्राज्य बना लिया। समय बीता, उम्र बढ़ने के साथ नंदलाल जी ने अपने तीनों बेटे वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप को कारोबार की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इन तीनों में सबसे अलग सोच रखते थे वेणुगोपाल धूत। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को समझने जापान जा पहुंचे। उस वक्त जापान दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन चुका था। सोनी, पैनासोनिक और तोशिबा जैसी कंपनियां तकनीक का भविष्य लिख रही थीं। वहीं वेणुगोपाल जी ने भारत के हर घर तक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचाने का सपना देखा। साल 1979 में उन्होंने औरंगाबाद में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की नींव रखी। लेकिन टीवी बनाना उस दौर में बेहद महंगा और जोखिम भरा काम था। टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियों के पास थी और भारत में लाइसेंस राज के कारण मशीनें मंगाना भी आसान नहीं था। इसलिए वीडियोकॉन सही मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर उनकी किस्मत का दरवाजा खुला साल 1982 में, जब दिल्ली एशियन गेम्स के साथ भारत में पहली बार दूरदर्शन ने कलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। अचानक पूरे देश में कलर टीवी की मांग आसमान छूने लगी। विदेशी टीवी सेट्स बेहद महंगे थे और इंडियन ब्रांड्स की पहुंच सीमित थी। मिडिल क्लास रंगीन टीवी देखना चाहता था, लेकिन खरीद नहीं सकता था। वेणुगोपाल धूत ने यही मौका पहचान लिया और साल 1985 में जापानीज कंपनी तोशिबा से हाथ मिलाकर कलर टीवी को असेंबल करने और छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सबसे अहम तकनीक पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग को अपने हाथ में ले लिया, जो टीवी का मुख्य कंपोनेंट हुआ करता था। बस फिर क्या था, वीडियोकॉन ने तुरंत अपने ही ब्रांड की पहली कलर टीवी लॉन्च कर दी, जिसने इंडियन मार्केट में क्रांति ला दी। क्योंकि पहली बार एक ऐसा टीवी आया था जिसकी क्वालिटी विदेशी जैसी थी, लेकिन कीमत आम भारतीय की पहुंच में। कंपनी ने पहले साल 1 लाख टीवी बेचने का टारगेट रखा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा टीवी बिक गए और यहीं से शुरू हुआ वीडियोकॉन का असली सफर। देखिए, कलर टीवी की जबरदस्त सफलता के बाद वीडियोकॉन अब सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित रहने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती थी। वेणुगोपाल धूत समझ चुके थे कि आने वाला दौर होम इलेक्ट्रॉनिक्स का होने वाला है, जहां टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी चीजें अमीरों की शान नहीं बल्कि हर परिवार की जरूरत बनने वाली थी। इसलिए कंपनी ने अगला कदम उठाया, देश के हर मिडिल क्लास परिवार को वीडियोकॉन का दूसरा प्रोडक्ट पहुंचाने का।
जी हाँ, साल 1987 में वीडियोकॉन ने टीवी के बाद वॉशिंग मशीन बनाने की शुरुआत की। उस समय बाजार में बीपीएल जैसी कंपनियों का दबदबा जरूर था, लेकिन उनकी मशीनें महंगी होने के साथ साथ सर्विस नेटवर्क भी सीमित था। आम आदमी के लिए ये सब भी एक सपना ही था। वीडियोकॉन ने फिर वही किया जो उसने टीवी के साथ किया, कम कीमत में भरोसेमंद प्रोडक्ट, जिससे ग्राहकों का भरोसा वीडियोकॉन पर बढ़ने लगा। साथ ही कंपनी को मार्केट में कम कंपटीशन का फायदा भी मिला, क्योंकि तब तक भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुला ही नहीं था। लेकिन वीडियोकॉन ने कभी अपने प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आने दी। वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, ये धोते, साफ करते, कपड़े भी सुखाते हैं, बस एक ही पल में आप हो गए तैयार। वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन। फिर 1989 से लेकर 1990 के दशक के आखिर तक वीडियोकॉन ने अपने पोर्टफोलियो में तेजी से बढ़ोतरी की। होम एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। हालांकि म्यूजिक सिस्टम उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फ्रिज और एसी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हाय, कुछ टाइम के लिए दादी को आपके पास छोड़ जाऊं प्लीज? थैंक्स। दादी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चिड़ी, पानी। दादी, मैं हूँ ना। Videocon, India's #1 range of ACs with DC inverter and Vita Air technology, releases vitamin C ions, keeps you charged. धीरे धीरे वीडियोकॉन सिर्फ टीवी बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। 90 के दशक आते आते कंपनी ने मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन और कुक टॉप जैसे किचन अप्लायंसेस भी बाजार में उतार दिए। अब हालात ऐसे हो चुके थे, चाहे ड्राइंग रूम हो, किचन हो या बेडरूम, घर के किसी न किसी कोने में वीडियोकॉन जरूर मौजूद होता था। मजा आ गया। वीडियोकॉन फजी मैजिक दिमाग वाला है, कपड़े अच्छी तरह साफ कर पाएगा। दिमाग वाला है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिमाग वाला है। सोक वॉश फैसिलिटी और 2000 से भी ज्यादा वॉश कॉम्बिनेशन। मम्मी, फजी मैजिक क्या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? पापा से भी? हाँ बेटी, सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है, मजबूत और ख्याल रखे, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। वाह, दिमाग वाला है। दिमाग वाली है। वीडियोकॉन फजी मैजिक, दिमाग वाला। वीडियोकॉन। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब वीडियोकॉन सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि भारतीय मिडिल क्लास की भरोसे की पहचान बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, वैसे वैसे आगे बढ़ने की ख्वाहिशें जाग उठती हैं। ऐसा ही हुआ वीडियोकॉन के साथ। कंपनी एक मल्टी सेक्टर कॉर्पोरेट पावर हाउस बनना चाहती थी। इसी सोच के साथ वीडियोकॉन ने अचानक एनर्जी सेक्टर में कदम रखा और विदेशों के ऑयल और गैस ब्लॉक्स में निवेश शुरू कर दिया। तेल की खोज यानी एक्सप्लोरेशन का यह कारोबार बेहद महंगा और जोखिम भरा था, लेकिन अगर सफलता मिल जाए तो मुनाफा भी अरबों में होता था। उस समय यह फैसला वीडियोकॉन की ऊंची उड़ान जैसा लग रहा था, लेकिन आगे चलकर यही दाव कंपनी के लिए सबसे महंगा साबित होने वाला था। लेकिन कैसे, वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल अगर पीछे मुड़कर देखें तो 80 और 90 का पूरा दशक वीडियोकॉन के लिए गोल्डन एरा साबित हुआ। साल 2000 तक आते आते कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाने लगी थी। ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए वीडियोकॉन ने एक बड़ा कदम उठाया और मशहूर यूरोपियन ब्रांड फिलिप्स के कलर टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को करीब 28 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके बाद वीडियोकॉन के टीवी सिर्फ सस्ते ही नहीं रहे, बल्कि फीचर्स में भी विदेशी ब्रांड्स को चुनौती देने लगे। फ्लैट स्क्रीन डिजाइन, बेहतर पिक्चर ट्यूब और स्टूडियो साउंड जैसे फीचर्स उस दौर के ग्राहकों के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं थे।
लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 2005। इसी साल वीडियोकॉन ने स्वीडन की दिग्गज कंपनी इलेक्ट्रोलक्स इंडिया में करीब 91% हिस्सेदारी खरीद ली, जो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन सेगमेंट में बड़ा नाम थी। इसके साथ ही कंपनी ने थॉमसन के पिक्चर ट्यूब बिजनेस को भी अपने अधीन ले लिया, जो उस समय दुनिया की सबसे एडवांस टीवी टेक्नोलॉजी में गिना जाता था। इसी तरह साल 2000 से 2005 का दौर वीडियोकॉन के लिए सिर्फ एक्सपेंशन नहीं बल्कि ग्लोबल पहचान बनाने का समय था। एक देशी ब्रांड अब चीन, पोलैंड, इटली और मैक्सिको जैसे देशों के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। ऐसा लगने लगा था कि आने वाला समय वीडियोकॉन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनने वाली है। लेकिन शायद सफलता की यही रफ्तार आगे चलकर उसके पतन की वजह भी बनने वाली थी, क्योंकि अगले कुछ सालों में कंपनी ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसने वीडियोकॉन को अर्श से लेकर फर्श पर पटक दिया। इसमें सबसे पहली गलती थी एक साथ कई सेक्टर्स में कूद जाना। साल 2007 के बाद वीडियोकॉन को लगने लगा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मिली सफलता अब हर नए बिजनेस में दोहराई जा सकती है। इसी सोच के साथ कंपनी ने टेलीकॉम, डीटीएच, स्मार्टफोन और एनर्जी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में भारी निवेश शुरू कर दिया। समस्या ये थी कि हर नया बिजनेस अलग टेक्नोलॉजी, अलग टीम और लगातार कैपिटल मांगता था। लेकिन वीडियोकॉन ने एक्सपेंशन की रफ्तार तो बढ़ा दी, लेकिन रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाई। 2008 में जब भारत में मोबाइल सर्विसेज का बूम आया तो कंपनी ने वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च कर दिया। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई सर्कल्स में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस लिए गए और नेटवर्क खड़ा करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही उन्होंने बहुत ही सस्ती प्राइस में कीपैड मोबाइल भी लॉन्च कर दिए, जिनके लॉन्च होते ही छोटे शहरों में तो इनकी सेल्स धमाकेदार हुई। लेकिन 2012 के 2G स्पेक्ट्रम विवाद ने पूरा खेल बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाइसेंस रद्द होते ही कंपनी का भारी निवेश लगभग डूब गया और टेलीकॉम बिजनेस एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन गया। दूसरी बड़ी गलती थी बजट और फोकस का बिखर जाना। टेलीकॉम के साथ ही 2009 में वीडियोकॉन ने डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेक्टर में भी एंट्री कर ली। कम कीमत वाले पैक्स और रीजनल चैनलों की वजह से वीडियोकॉन D2H छोटे शहरों में तेजी से लोकप्रिय हुआ, लेकिन सैटेलाइट, नेटवर्क, सेटअप बॉक्स और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना बेहद महंगा साबित हुआ। छुटपुट बूंदों सी कहीं मस्ती की बौछार सी, जज्बातों के आसमां में मनमौजी कुछ बादलों सी, आसमां से उतरी खुशियों की छतरी, आसमां से उतरी खुशियों की छतरी, आरज़ू की छत पर उम्मीद की बूंदा बांदी सी, आसमां से उतरी खुशियों की छतरी, आसमां। 8 करोड़ लोगों के लिए हर रोज वीडियोकॉन D2H बनता है उनकी खुशियों की छतरी। उसी दौरान कंपनी के कीपैड मोबाइल बिकना कम हुए तो वो स्मार्टफोन मार्केट में भी उतर गई और नए एंड्रॉयड फोन लॉन्च करने लगी। एक साथ इतने बिजनेस चलाने के कारण कंपनी का कैश फ्लो दबाव में आने लगा, कर्ज बढ़ता गया, जबकि मुनाफा कई सेक्टर्स में उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। आखिरकार 2016 में टेलीकॉम कारोबार एयरटेल को बेचना पड़ा और डीटीएच बिजनेस को बचाने के लिए डिश टीवी के साथ मर्ज होना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा वीडियोकॉन के साम्राज्य के सबसे अहम पिलर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर। दरअसल 2010 के बाद दुनिया तेजी से CRT टीवी, CD, LED स्क्रीन की तरफ बढ़ रही थी। रिसर्च और टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, लेकिन वीडियोकॉन का पैसा अब अलग अलग कारोबारों में फंसा हुआ था। ना नए डिजाइन पर प्रॉपर काम हो पाया, ना इनोवेशन पर। दूसरी तरफ सैमसंग, LG और सोनी हर साल स्मार्ट और स्लिम मॉडल लॉन्च कर रहे थे। खेले है ये छुपन छुपाई, बारी सतरंगी की आई, भागे टोली पीछे पीछे, सपने बैठे आंखें नीचे, रंगों का मेला है, रोशनी का खेला है, रंगों का मेला है, रोशनी का खेला है। The brightest color celebration with new triluminous LED. Bravia, Sony.
देखते ही देखते कुछ सालों में हालात ऐसे बदल गए कि जो ब्रांड कभी हर भारतीय के घर का भरोसा था, वही टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे छूटने लगा। इसी लगातार बढ़ते दबाव का असर कंपनी के आंकड़ों पर साफ दिखाई देने लगा। दिसंबर 2015 में जहां वीडियोकॉन को करीब 55 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, वहीं सिर्फ 15 महीनों के भीतर मार्च 2017 तक यही नुकसान बढ़कर 1915 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी बेहद कम समय में घाटा करीब 34 गुना तक उछल चुका था। कर्ज बढ़ रहा था, ब्याज का बोझ भारी होता जा रहा था और कई नए बिजनेस उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब कंपनी का सबसे बड़ा दांव ऑयल एंड गैस सेक्टर भी लड़खड़ाने लगा। वीडियोकॉन ने ब्राजील और मोजाम्बिक जैसे देशों में तेल और गैस की खोज के लिए बड़े ऑयल ब्लॉक्स खरीदे थे। प्लान ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में भी अरबों की कमाई होगी, मगर जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग निकली। कई ब्लॉक्स में उम्मीद से बेहद कम तेल मिला, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स तकनीकी और लागत की वजह से अधूरे छोड़ने पड़े। समस्या ये थी कि इन विदेशी प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए कंपनी पहले ही बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का लोन उठा चुकी थी। जब उत्पादन कम हुआ तो कमाई भी उम्मीद से नीचे रह गई और कर्ज चुकाना मुश्किल होने लगा। धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि कंपनी का पूरा कैश फ्लो सिर्फ ब्याज और देनदारियां संभालने में ही खर्च होने लगा। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, सरकार ने भी तेल उत्पादन से जुड़े बकाया भुगतान की मांग शुरू कर दी। बार बार नोटिस भेजे गए, लेकिन रकम जमा न होने पर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां कंपनी को लगभग 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुकाने का आदेश दिया गया। बढ़ता कर, गिरती बिक्री और लगातार कानूनी दबाव, इन सब ने मिलकर वीडियोकॉन की आर्थिक हालत को पूरी तरह से हिला दिया। लेकिन कंपनी के सिर से अभी काले बादल हटे नहीं थे कि एक और मुसीबत आ गई। साल 2016 में ICICI बैंक और वीडियोकॉन लिमिटेड के एक शेयर होल्डर अरविंद गुप्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो खुलासा करते हैं कि ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके वीडियोकॉन को हजारों करोड़ के लोन दिए हैं और इस बात को सालों बीत चुके हैं, लेकिन वीडियोकॉन ने अभी तक लोन नहीं चुकाया। जिसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस से ये केस सीधा CBI के पास और जांच के बाद बाहर आई कुछ ऐसी बातें जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अरविंद गुप्ता की कंप्लेंट में लिखा था कि ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को करीब 3,250 करोड़ रुपए का बड़ा लोन पास किया था और लोन पास होने के तुरंत बाद वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने ICICI की CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपए निवेश किए, जिसे एक तरह से रिश्वत की तरह देखा गया। फिर CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों ने फंड ट्रेल, बोर्ड अप्रूवल और लोन प्रोसेस से जुड़े दस्तावेजों की गहराई से जांच शुरू की। यह एक बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल बन गया, जिससे इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंकों के CEO और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ सीरियस चार्जेस लगे। और जैसे ही जांच आगे बढ़ी, बैंकों और रेगुलेटर्स की नजर वीडियोकॉन पर और सख्त होती चली गई। नए लोन मिलना लगभग बंद हो गए, फंडिंग के रास्ते रुक गए और मार्केट का भरोसा तेजी से टूटने लगा। कंपनी के शेयर गिरते गए, नए निवेशक पीछे हटने लगे और कई संभावित बिजनेस डील्स आखिरी समय पर रद्द हो गई। साल 2018 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वीडियोकॉन ग्रुप पर करीब 90,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज चढ़ चुका था। कंपनी के कई बिजनेस पहले ही कमजोर हो चुके थे और कैश फ्लो लगभग खत्म होने की कगार पर था। ऐसे में इन्वेस्टर्स ने भी दूरी बना ली। आखिरकार मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT तक पहुंचा, जहां वीडियोकॉन को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में डाल दिया गया। इसका सीधा मतलब था अब कंपनी का भविष्य उसके मालिकों के हाथ में नहीं, बल्कि अदालत और कर्ज देने वाले बैंकों के कंट्रोल में जा चुका था। अब जब वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरा मार्केट हैरान रह गया। कभी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर राज करने वाली इस कंपनी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके कारखाने, जमीन, मशीनें, ब्रांड नेम और स्टॉक सब कुछ नीलामी की मेज पर आ गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वीडियोकॉन के एसेट्स की फेयर वैल्यू करीब 4,079 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन अगर इन्हें तुरंत बेच दिया जाता तो उनकी लिक्विडेशन
वैल्यू सिर्फ 2,568 करोड़ रुपए ही निकलती थी। यानी कागजों पर जितनी कीमत दिखाई दे रही थी, असल बाजार में उससे करीब 1,500 करोड़ रुपए कम मिलने वाले थे। आखिरकार साल 2021 में वेदांता ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने करीब 2,962 करोड़ रुपए में वीडियोकॉन को टेक ओवर कर लिया। अदालत की मंजूरी मिलते ही वीडियोकॉन ग्रुप की 13 कंपनियां नए मालिकों के कंट्रोल में चली गईं, लेकिन बैंकों के लिए यह सौदा किसी झटके से कम नहीं था। जिन बैंकों ने कभी हजारों करोड़ रुपए का भरोसा करके लोन दिया था, उन्हें कुल रकम का सिर्फ 4 से 5% ही वापस मिल पाया। बाकी करीब 95% पैसा हमेशा के लिए डूब चुका था। यही वजह है कि इस केस को आज भी भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम में गिना जाता है। खैर, इस टेक ओवर के बाद धीरे धीरे वीडियोकॉन नाम बाजार से गायब होने लगा। कुछ प्रोडक्ट्स जरूर बिकते रहे, लेकिन वो भरोसा, वो पहचान जो कभी हर भारतीय घर का हिस्सा हुआ करती थी, वो कहीं खो सी गई। तो दोस्तों, क्या आपने कभी वीडियोकॉन की टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसी चीजें इस्तेमाल की है? अगर हाँ, तो आपको वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स कैसे लगते थे, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 15,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसी ही चौंकाने वाली केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।